हेलो गाइस, स्टूडेंट मंथन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि छठी क्लास से ली गई एनसीईआरटी की बुक से, जो 5वां चैप्टर है। इस सेशन में हम लोग देखेंगे भूमंडल के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में लिथोस्फीयर बोलते हैं, वायुमंडल एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे, और हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल के बारे में हम लोग देखेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, मेजर डोमेन ऑफ अर्थ। तो जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं, पढ़े हैं कि ओनली जो अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। ठीक है, यहाँ पे मानव जातियाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि यहाँ जीवन के लिए क्या है, जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो होनी चाहिए वो सब यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि भूमि, जल एंड हवा पृथ्वी पर मौजूद है, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव है, मानव यहाँ पे जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक क्या होता है, आपस में मिलते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को ये लोग प्रभावित करते हैं। जो 3 घटक होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं इनके, पृथ्वी के, ये एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और एक दूसरे से यहाँ पे मिलते भी हैं पृथ्वी की सतह पे। ठीक है, और पृथ्वी का जो सॉलिड पार्ट होता है, जो ठोस भाग होता है, उसे हम लोग भूमंडल बोलते हैं। ठीक है, या लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, और गैस की जो परत होता है, जो हवा होता है, गैसेस फॉर्म जो होता है, गैसेस एलिमेंट का जो लेयर, मतलब एक लेयर होता है जो पृथ्वी के चारों ओर से घेर के रखा हुआ है, उसे हम लोग एटमॉस्फेयर बोलेंगे या वायुमंडल बोलेंगे, जहाँ पे हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें मिलती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे हम लोग हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल बोलते हैं। ठीक है, तो जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं उसमें इंक्लूड होगा, जैसे कि बर्फ हो गया, जल और वाटर वेपर्स, ये सब उसमें इन्वॉल्व होंगे, इंक्लूड होंगे। ठीक है, एक जीव मंडल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जीव मंडल या इंग्लिश में से बायोस्फीयर भी बोलते हैं। तो जीव मंडल क्या है, ये एक सीमित एरिया है या सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल और हवा एक साथ मिलता है। इस प्रकार यहाँ पे सभी प्रकार की जीव पाए जाते हैं। ठीक है, जीवन पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिथोस्फीयर के बारे में जानते हैं। लिथोस्फीयर क्या होता है, तो यह एक पृथ्वी का सॉलिड पार्ट होता है, पता है, जैसे आप लोगों को मैं बताया हूँ। ठीक है, तो यह जो होता है भूपर पट्टी, जिसे इंग्लिश में अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट का जो रॉक वाला होता है, रॉक मतलब चट्टान और मिट्टी का जो पतला लेयर होता है ना, उससे मिल के बना होता है ये लिथोस्फीयर। ठीक है, इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव है, उसके लिए पोषक तत्व मिलते हैं इसको। ठीक है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट मिलते हैं इससे। ठीक है, आगे देखते हैं। जो पृथ्वी का सतह को जनरली 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला हो गया जो बड़े स्थलीय जो भूभाग हो गए। ठीक है, तो उसको हम लोग महाद्वीप बोलेंगे या महादेश बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में से कॉन्टिनेंट बोलेंगे। ठीक है, और जो बड़ा वाटर बॉडीज हो गया, जो जलाशय हो गया, ठीक है, महासागर जिसे जलाशय हो गया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओशियन बेसिन बोलेंगे या महासागरीय बेसिन बोलेंगे। ठीक है, तो विश्व का जितने भी महासागर हैं, ये लोग आपस में एक तरह से जुड़े हुए हैं, जो कि मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। देखिए, ये महासागर यहाँ मिले हुए हैं, यहाँ मिले हुए हैं, यहाँ मिले हुए हैं, लगभग जितने भी महासागर हैं आपस में सब मिले हुए हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि सभी जितने भी स्थलीय भूभाग हैं, क्या आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो नहीं, एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो समुद्र जल जो है, समुद्र जल का जो लेयर होता है ना, वो ऊपर वाला लेयर समुद्र का, वो सब जगह, जितने भी जगह है ना, सभी जगह पे इक्वल होते हैं। इसलिए जितने भी हम लोग स्थल वाला जो होता है, लैंड की जो हम लोग जो ऊंचाई हम लोग जब भी मेजर करते हैं, हम लोग समुद्र तल के रेफरेंस से ही हम लोग
मेजर करते हैं, समुद्र तल को हम लोग 0 मानते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे अगर बोर्ड लगा होता है तो स्टेशन का नाम लिखा होता है और वहाँ पे एक लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, मतलब कि समुद्र तल से कितना हाइट पे वो एरिया है, वो स्टेशन है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ल्ड का सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। उसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर है। तो हम लोग ये कहाँ से मेजर करते हैं? ये 8,848 मीटर ये समुद्र तल से ऊंचा है। ठीक है, और हम लोग गहराई भी समुद्र तल से ही मापते हैं। जो हम लोग का वर्ल्ड का जो सबसे गहरा भाग है वो कहाँ पे है? वो प्रशांत महासागर का जो मेरियाना ट्रेंच है ना, उस या मेरियाना गर्त है, वो सबसे विश्व का सबसे गहरा भाग है। इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर है। ठीक है, और इसे भी हम लोग समुद्र तल से ही मापते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि महादेश, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप और महादेश तीनों एक ही चीज़ है। तो हम लोग को पता है कि पृथ्वी पर टोटल 7 महादेश हैं। ठीक है, जिसे हम लोग, और ये जितने भी महादेश हैं ये सब एक दूसरे से अलग है। किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? लार्ज वाटर बॉडीज या विस्तृत जल राशि, जैसे हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में से लार्ज वाटर बॉडीज बोलेंगे। लार्ज वाटर बॉडी के द्वारा अलग किए जाते हैं, मतलब बीच में उन लोगों का पानी होगा या पानी का जो जलाशय होगा, जैसे समुद्र हो गया, महासागर हो गए, उनसे ये सब अलग होंगे। ठीक है, तो ये महादेश कौन सा है? महाद्वीप या महादेश कौन से हैं? ये अपने एशिया और यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 महादेश हैं अपने पृथ्वी पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि स्थल का बहुत सारा जो भाग है, बड़ा भाग है, वो उत्तरी गोलार्ध में पाया गया है। देखिए ये देखिए, यहाँ से आप मेजर करेंगे, ये नॉर्थ, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये साउथ वाला एरिया हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम जितने भी कॉन्टिनेंट है, महादेश है, सब उत्तरी गोलार्ध में ही दिखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। महादेश में सबसे पहले आता है एशिया। एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है या महादेश है। ठीक है, यह पृथ्वी का टोटल लगभग कितने भागों में फैला हुआ है? या लगभग 1/3 भाग में फैला हुआ है। ठीक है, तो एशिया जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और इस महाद्वीप से होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा गुजरती है सिर्फ। ठीक है, और एशिया के पश्चिम में, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत, यह पर्वत क्या करता है? एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक है, और यूरोप और एशिया के जो कंबाइन जो होगा, संयुक्त जो लैंड मास होगा, भूभाग होगा, उसे हम लोग यूरेशिया बोलेंगे, यूरोप प्लस एशिया। ठीक है, तो दूसरा हम लोग का महादेश आता है यूरोप महादेश। ठीक है, यह जो यूरोप महादेश है एशिया से बहुत छोटा है। ठीक है, यह महादेश क्या एशिया के पश्चिम की ओर स्थित है, पश्चिम की तरफ है। आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्किल जो होता है, इससे होके गुजरता है। यह जो है 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और आगे आपका आता है अफ्रीका। अफ्रीका देखिए सबसे मज़ेदार, इसमें बहुत चीज़ आपको जानने के लिए मिलेगी। यह ठीक है, यह अफ्रीका जो है एशिया के बाद सबसे, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, इसमें क्या है, इक्वेटर जो हो गया, इक्वेटर और 0 डिग्री अक्षांश जिसे हम लोग बोलेंगे, लैटिट्यूड बोलेंगे। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड इस महादेश को लगभग क्या करता है? बीचों बीच काटता है या बीचों बीच गुजरता है। ठीक है, तो अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है कि यही एक ऐसा महाद्वीप है, यह एक महादेश है जहाँ पे तीनों रेखाएं जो हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों रेखाएं गुजरती है यहाँ से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जो सहारा डेजर्ट है ये भी अपना अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका में है। ठीक है, यह सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ठीक है,
और देखिए, और इस महादेश के चारों ओर तरफ से क्या है, समुद्र और महासागर है। ठीक है, इसको मैप में भी देख सकते हैं हम लोग, ये मैप है, मैप में भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ देखिए समुद्र महासागर है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और दिया गया है कि विश्व का जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, ठीक है, ये भी अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक है, और अब आगे देखते हैं उत्तर अमेरिका के बारे में। ठीक है, उत्तर अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला हो गया एशिया, फिर हो गया अफ्रीका, मतलब बड़ा में, उसके बाद उत्तर अमेरिका हो गया। ठीक है, ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह जो है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण जो अमेरिका है उससे जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ, तो एक नैरो स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक संकला स्थल से बोलेंगे इसको, नैरो स्ट्रिप, जो लैंड का नैरो स्ट्रिप होता है, एक पतली सी स्ट्रिप टाइप का एक स्थल है, लैंड एरिया हो गया, वहाँ से जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग पनामा संधि बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, पनामा स्थल संधि बोलेंगे इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ऐसा बोला जाता है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, यह महाद्वीप तीनों तरफ से महासागरों से घिरा है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका का मैक्सिमम जो पार्ट है वो क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में है, और इसके पूर्व और पश्चिम में 2 महासागर हैं। ठीक है, तो विश्व की सबसे जो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, वो एंडीज बोलते हैं जिसे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एडीज बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसके उत्तर से दक्षिण की ओर तक फैला हुआ है। ठीक है, किसके, दक्षिण अमेरिका के। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, अमेजन। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था लंबी नदी। ठीक है, वो लंबी नदी कौन सी, नील नदी, जो अफ्रीका में थी, और ये है बड़ी नदी अमेजन, या दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, यहाँ देखिए, जल स्थल संधि किसे बोलते हैं, जो 2 स्थल को जोड़ेगा, जो बड़ा सा दो स्थल को बड़े बड़े जो स्थलीय भाग को जोड़ेगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्थल संधि। उसको इंग्लिश में बोलेंगे इस्थुमस बोलेंगे। ठीक है, और देखिए जल संधि किसे बोलेंगे, देखिए जो 2 बड़ी जल राशि या वाटर बॉडीज को जोड़ेगा एक दूसरे से, उसे हम लोग स्टेट या जल संधि बोलेंगे। तो देखिए भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि स्थित है, एक शायद पाक डमरू है बोल के जल संधि, वो यहाँ पे है। ठीक है, पाक स्टेट भी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है या महादेश है। यह पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और यह चारों तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा पड़ा है, और इसे हम लोग आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी बोला जाता है इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अंटार्कटिका। ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग महादेश है। ठीक है, यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, और यह दक्षिणी मतलब कि साउथ पोल वाले एरिया में स्थित है। इसलिए यहाँ पे हमेशा मोटी जो आइस की लेयर होती है वहाँ पे उसे ये ढका पड़ा होता है, हमेशा ढका हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, किसी प्रकार का जो अस्थाई मानव यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतना ठंड पड़ती है, यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, यहाँ पे कोई भी अस्थाई मानव जीवन संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे देशों ने अपना शोध केंद्र, रिसर्च सेंटर खोल के रखा हुआ है। भारत ने भी यहाँ खोला है, जिसका नाम है मैत्री या दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, तो चलिए ये तो हम लोग अपना महादेश के बारे में पढ़ लिया, महाद्वीप के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग जलमंडल की ओर चलते हैं। जलमंडल क्या है, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में हाइड्रोस्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है, पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए बोला जाता है, यहाँ पे 71% जो भाग है वहाँ पे पानी, और 29% भाग है हम लोग का
स्थल भाग है या लैंड वाला एरिया है, ठीक है। तो जलमंडल में सभी तरह का जो रूप है उसमें उपस्थित, जैसे इसमें महासागर हो गया, नदी, झील, महान हिम नदी, ग्लेशियर, जो भूमिगत जल होता है, अंडरग्राउंड वाटर, और वायुमंडल का जो वाटर वेपर है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला जितने भी 97% जो जल है ना, तो वो कहाँ पाया जाता है? महासागर में पाया जाता है, ओशंस में पाया जाता है, ठीक है। वह बहुत खारा होता है और उसे हम लोग यूज नहीं कर पाते, ठीक है, वो मानव के लिए यूज नहीं आ सकता है। शेष जल का बड़ा भाग जो होता है बर्फ की परतों और हिम नदियाँ और जो भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, ठीक है, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। तो जल का बहुत कम भाग जो होता है पीने लायक या ऑलवन मतलब मीठा होता है, फ्रेश जल के रूप में पाया जाता है, ठीक है, फ्रेश वाटर के रूप में पाया जाता है, ठीक है, जो कि मनुष्य जो है इस्तेमाल करता है। कौन सा इस्तेमाल करता है? फ्रेश वाटर। तो यही कारण है कि पृथ्वी जो है नीला ग्रह रहने के बावजूद भी यहाँ पे हम लोग पानी की कमी महसूस करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं महासागर के बारे में। तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ठीक है, जो ओशियंस हैं वो हाइड्रोस्फीयर के इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये जितने भी महासागर है ये सब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं। तो महासागरी जल हमेशा क्या होता है? स्थिर कभी नहीं होता, यह हमेशा गतिशील होता है। इन सब में मोशन होता है। इसमें 3 तरह की मोशन होती है। एक तरंग हो गया, ज्वार भाटा, और महासागरीय धारा, जिसे इंग्लिश में वेव्स बोलेंगे, टाइड बोलेंगे, ठीक है, और ओशंस करंट बोलेंगे, ठीक है। तो बड़े से छोटे के आकार में हम लोग देखेंगे तो 5 महासागर में कौन कौन आएंगे। तो आपको पता है कि अपने पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। उसमें सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, फिर अटलांटिक महासागर है, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक है। ये 5 महासागर हो गए, ठीक है। तो मैप में भी हम लोग इजीली देख सकते हैं, मैप में तो नाम के साथ लिखा हुआ, आराम से देख सकते हैं। तो प्रशांत महासागर के बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रशांत महासागर क्या सबसे बड़ा महासागर है। यह जो है पृथ्वी का 1/3 भाग में फैला हुआ है। पृथ्वी का जो सबसे बड़ा, सबसे गहरा पार्ट है मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त, वो प्रशांत महासागर में ही देखने को मिलता है। प्रशांत महासागर लगभग, इसका जो शेप है वो क्या है? सर्कुलर है, वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं, ठीक है। और आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। पहला तो हो गया प्रशांत महासागर, दूसरा हो गया अटलांटिक महासागर। और इसका शेप कैसा है? एस, जो इंग्लिश का एस लेटर होता है ना, उसके तरह इसका शेप है, ठीक है। इसका जो वेस्टर्न साइड में, जो पश्चिमी किनारे पे उत्तर और दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, और जो ईस्टर्न एरिया, ईस्टर्न साइड मतलब पूर्वी किनारे पे यूरोप और अफ्रीका है, ठीक है। अटलांटिक महासागर जो तट रेखा है या कोस्टल लाइन है, यह बहुत अधिक क्या है? इंडेंटेड है ये, ठीक है, मतलब एक जैसा नहीं है। और यह इरेगुलर और इंडेंटेड होने के कारण जो तट रेखा है, जो नेचुरल, जो पोताश्रय बोलते हैं, पोताश्रय को हम लोग इंग्लिश में हार्बर बोलते हैं। हार्बर कहाँ होता है? जहाँ पे बड़े बड़े जगह जहाज़ों को पार्क किया जाता है, पार्किंग करते हैं हम लोग, लगाते हैं वहाँ पे, रखते हैं उसको रेस्ट मोशन में, रेस्ट पोजीशन में, ठीक है। तो जो ये जो तटरेखा है, यहाँ पे क्या होता है? प्राकृतिक हार्बर्स होते हैं और पोर्ट्स जो होता है उसके लिए ये जो आइडियल कंडीशन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए यह व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर माना जाता है अटलांटिक महासागर को। हिंद महासागर, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया है, यानी हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पे रखा गया है, ठीक है। और हिंद महासागर का शेप कैसा है? ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। और हिंद महासागर के उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में
ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो दक्षिणी महासागर जो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घिरता है, ठीक है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है। जो आर्कटिक महासागर है उसके बारे में पढ़ते हैं। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त जो है, उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है ये, ठीक है। और यह क्या है, उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, जो नॉर्थ पोल के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है। तो यह प्रशांत महासागर से जो छिछले जल मतलब क्या होता है, जहाँ पे गहराई कम हो, ठीक है, तो उसको नैरो स्ट्रेच ऑफ सेलो वाटर उसको बोल सकते हैं, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है। और इस जो जिससे जुड़ा हुआ है ये नैरो स्ट्रेच से, इसे हम लोग बेरिंग संधि बोलते हैं, ठीक है, जो प्रशांत सागर और आर्कटिक महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा है। देखिए ये जो हम लोग इंडेंटेड एरिया वाला जो लाइन पढ़ रहे थे ना, देखिए यही है। एक जैसा नहीं है, इरेगुलर, बहुत ही इरेगुलर होता है, इसे ही हम लोग इंडेंटेड बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल क्या है, तो पृथ्वी हमारे चारों ओर क्या है, गैस की लेयर से हमेशा घिरा पड़ा रहता है, ठीक है, जिसे हम लोग वायुमंडल या एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो वायु की यह जो एयर है, जिसे हम लोग एयर की यह पतली परत क्या होता है, इस ग्रह को एक महत्वपूर्ण और अटूट भाग के रूप में माना जाता है, ठीक है। क्यों मानते हैं इसको ऐसा, तो इसमें होता ऐसा है कि तो यह हमें ऐसा एयर देता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। यह वायुमंडल हम लोग को सूर्य की कुछ जो हानिकारक किरणें निकलती है, परावैंगनिक किरणें, उससे भी हम लोग को बचाती है यह वायुमंडल, ठीक है, एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल जो है लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक है, ऊपर में पृथ्वी से 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक है। तो वायुमंडल को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, तो टेम्परेचर और बहुत सारे जो और अन्य जो घटक होते हैं या कंपोनेंट होते हैं, उसके बेसिस पे 5 लेयर में बांटा गया है वायुमंडल को। तो इसमें अगर पृथ्वी से शुरू करेंगे, पृथ्वी से ऊपर धीरे धीरे और बढ़ेंगे, तो पहले हमें मिलेगा क्षोभ मंडल, जिसे इंग्लिश में ट्रैपोस्फेयर बोलेंगे। उसके बाद हम लोग को मिलेगा समताप मंडल, जिसे हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर बोलेंगे। उसके बाद मध्य मंडल मिलेगा, जिसे हम लोग मेसोस्फेयर बोलेंगे। और उसके बाद आयन मंडल मिलेगा, इसके हम लोग थर्मोस्फेयर बोलेंगे। और लास्ट में हमें सबसे बाहर वाले एरिया में बहिर्मंडल मिलेगा, जिसे हम लोग एक्सोस्फेयर भी बोलेंगे। ये देखिए, ये पृथ्वी का एरिया हो गया। पृथ्वी से ऊपर चलेंगे तो आपको स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर मिला, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर हम लोग को मिल गया, एक्सोस्फेयर, ठीक है, इस तरह मिलता है। तो जो अपना एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, जनरली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ही बना रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लगभग ड्राई और क्लीन शुष्क हवा 99% आपको मिलता है वायुमंडल में, ठीक है। तो जो हम लोग वॉल्यूम के अनुसार, आयतन के अनुसार देखेंगे, तो नाइट्रोजन जो है 78% मिलेगा, ऑक्सीजन 21% हम लोग को वायुमंडल में मिलेगा। और दूसरी गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑर्गन हो गया, ये लगभग कितने हैं, 1% है, ठीक है। ऑक्सीजन हमें क्या है, सांस लेने के लिए आवश्यकता पड़ती है, जबकि नाइट्रोजन क्या होती है, प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में है, लेकिन फिर भी यह क्या करती है, पृथ्वी द्वारा जो छोड़ी गई हीट को एब्जॉर्ब करती है, जिससे हमारा पृथ्वी गर्म रहता है। और ये क्या है, अपना CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे की वृद्धि के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो भी घटता रहता है, ठीक है।
तो बोला गया है कि समुद्र तट पर वायु का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। यहाँ पर वायु जो समुद्र वाला तट है ना, सी लेवल पे सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे ऐसा घनत्व तेज़ी से क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि जो पहाड़ों पर जो पर्वतारोही होते हैं, माउंटेन रेंजर्स होते हैं, उन लोग को हवा की कमी महसूस होने लगती है, क्योंकि वहाँ की हवा की घनत्व जो होती है कम होती है। ठीक है, तो इसलिए उन लोग को क्या होता है, जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत पे चढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके साथ में जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो तापमान भी, टेम्परेचर भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर क्या है, एक हमेशा दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में हमें क्या होता है, कम दबाव महसूस होता है। ठीक है, तो वायु जो होता है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ठीक है, गतिशील वायु को ही हम लोग पवन बोलते हैं, उसको विंड बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये वायुमंडल हो, ये हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ये थलस्थल हो गया। देखिए, अब जीव मंडल के बारे में थोड़ा यहाँ पे दिया गया है, बायोस्फीयर जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो जीव मंडल हम लोग किसे बोलेंगे, जो जल, थल और हवा तीनों मिलके जो बनेगा, जो एरिया होगा, वो सीमित क्षेत्र होगा, वही जीव मंडल कहलाएगा। ठीक है, तो यह वो भाग होता है जहाँ पे जीवन की संभावना है, जीवन मौजूद रहता है। जीवों की बहुत सी सारी प्रजातियाँ यहाँ पे मिलेगी आपको। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया से लेके बहुत सारे जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारियाँ होते हैं, यहाँ तक पाई जाती है। जो मनुष्य सहित बहुत सारे प्राणी जो होते हैं जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा वायुमंडल, जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जीव मंडल के प्राणी जितने भी हैं, जीव मंडल के प्राणी को लगभग हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक तो हो गया, एक जंतु जगत हो गया, एक हो गया पादप जगत। एक को हम लोग बोलेंगे एनिमल किंगडम बोलेंगे जंतु जगत को, दूसरे को हम लोग बोलेंगे प्लांट किंगडम। ठीक है, तो जनरली हम लोग अपना पूरे बायोस्फीयर को ऐसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं सिर्फ दो भागों में। ठीक है, तो पृथ्वी का ये 3 परिमंडल जो हम लोग ने पढ़ा था, जो 3 डोमेन्स पढ़ा था, तो ये सब क्या आपस में ये लोग पारस्परिक क्रिया करते हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर ये लोग क्या होता है, डिपेंडेंट रहते हैं। अगर एक दूसरे को किसी ना किसी रूप में ये लोग क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग लकड़ी और खेती के लिए हम लोग क्या, अगर जंगल को काट देते हैं तो इससे क्या होता है, ढलुआ वाला भाग पे, जो ढलान वाला स्लोप वाला एरिया पे मिट्टी का कटाव जो होता है तेज़ी से होने लगता है। ठीक है, इस प्रकार जब क्या होता है, प्राकृतिक आपदा आती है। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर जब भी आता है, जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने रिसेंटली देखा था, सुनामी आया, तो सुनामी के कारण अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। ठीक है, झील और नदियों में दूषित पदार्थों में जो पदार्थ के प्रवाहित होने से इसका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं बच जाता, या जो है जल में स्थित जो दूसरे जीव होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रीज हो गया, उद्योग हो गया, जो थर्मल पावर प्लांट्स हो गया, ठीक है, गाड़ी हो गया। ठीक है, ये सब जो है उत्सर्जित वायु जो ये गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इस सब में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण जो क्या हो रहा है, अभी पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या होता है, पृथ्वी के संसाधनों का सीमित उपयोग करने की आवश्यकता है। तो चलिए, ये चैप्टर समाप्त होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हो गए, तो जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे, 4 परिमंडल हम लोग का, लिथोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर मतलब
भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल हो गया, उसके बाद एक बायोस्फीयर या जीवमंडल हो गया। ठीक है, ये 4 हो गए अपने। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों को नाम बताइए। 7 महादेश का मैंने नाम आपको बताया है, वहाँ से आप बोल सकते हैं। ठीक है, और 2 महाद्वीपों का नाम बताइए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, वो भी मैंने बताया, आप मैप में देख के इजीली बोल सकते हैं। देखिए, एक तो ऑस्ट्रेलिया बोल दीजिए आप, दूसरा दक्षिण अमेरिका बोल सकते हैं। ठीक है, और एक अंटार्कटिका भी बोल सकते हैं। ये 3 आपको तो ऐसे ही दिख रहे हैं। ठीक है, आप मैप से देख के इजीली बोल सकते हैं इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल के विभिन्न जो लेयर्स हैं उसके नाम बताइए। तो जो अलग अलग नाम है, देखिए आपने बताया था मैंने, एक हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये सब अलग अलग लेयर हैं इसके। ठीक है, तो वायुमंडल को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? नीला ग्रह इसलिए पृथ्वी को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 70% जो एरिया है पृथ्वी का, 71% एरिया जो है जल है यहाँ पे। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? स्थलीय गोलार्ध इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैक्सिमम स्थल वाले एरिया जो है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो जीवित प्राणी के लिए जीवमंडल क्यों आवश्यकता है? जीवमंडल इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जीवमंडल में जल, स्थल और वायु मिलता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करता है? यूराल पर्वत। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका कैसे जुड़ा हुआ है? ये स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वायुमंडल किस गैस का सर्वाधिक परसेंटेज है? कौन सा? नाइट्रोजन है। ठीक है, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टान से बना है? तो स्थल मंडल बना है। ठीक है, और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच जिसे हम लोग बोलते हैं, वो बोल सकते हैं। डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया, हिंद महासागर का नाम। स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित जो भाग है वो कौन? जीवमंडल कहलाता है। ठीक है, एशिया, यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने क्वेश्चन सेशन भी कंप्लीट कर लिया। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।